Hi guys, welcome back to my channel that is Study with Meenal. How are you guys? I hope you all are fine. And how was your preparation going on, guys? I hope it was going on awesome. Let me introduce myself. My name is Meenal Kochar, guys. इफ़ यू डोंट सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़ जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज़। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चाहें तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं जिससे कि हर किसी की भी हेल्प हो सके। गाइज़, हमारे चैनल का सिर्फ एक ही मोटो है कि हम हमारे वीडियोस को शेयर कर सके, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। गाइज़, अगर अभी तक भी हम एक सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं आपके लिए। आज जो मैं टॉपिक लाई हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिससे हर बार कोई ना कोई क्वेश्चंस आता ही आता है। ये टॉपिक पेपर सेकंड के लिए है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो कॉमर्स, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज़ टॉपिक। सो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिक्रूटमेंट मीन्स टू रिक्रूट समबडी, मीन्स पुटिंग अ राइट पर्सनल एट अ राइट प्लेस। मतलब किसी पर्सन को कोई पर्टिकुलर प्लेस पे या वैकेंसी पे उसको पोस्ट करना क्या कहलाता है? रिक्रूटमेंट। सो मैं एक मिनट PDF और जो मेन स्लाइड है वो लेके आ जाती हूँ आपके लिए। गाइज़, तब तक आपने मेरे को अगर अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ आप अपने मोबाइल पे जाके अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल कीजिए। वहाँ पे आप सर्च आइकन में मेरा नाम सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको मेरी ऐसी प्रोफाइल शो होगी। तो प्लीज़ जल्दी से जाके वहाँ पे एक फॉलो बटन है, उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आप मेरे को वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। गाइज़, अगर अभी तक भी आपने मेरे को टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं किया है और आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है UGC NET एंड JRF अचीवर्स। वहाँ पे मैं बहुत सारे PDF, कोई भी डिफरेंट वीडियो के लिंक्स और अदर नोटिफिकेशन जैसे कि क्विज़ एक्सेट्रा मैं वहाँ पे प्रोवाइड करती रहती हूँ। और वहाँ पे हम नेक्स्ट क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसके लिए पोल भी देती हूँ। सो गाइज़, अगर अभी तक भी आपने उसको ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। मैं बहुत होल हार्टेडली चाहती हूँ कि आप मेरे फैमिली का पार्ट बने। सो शुड आई स्टार्ट? आप जैसे कि आप सबको पता है, मैं कोई भी वीडियो स्टार्ट करती हूँ एक पर्टिकुलर कोड के साथ, स्टॉप थिंकिंग एंड स्टार्ट डूइंग। अब हमें सोचना बंद करना है, अब हमें करके रहना है। बहुत टाइम हो गया हम सोचते रह गए कि अब हम प्रिपरेशन करेंगे 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 करेंगे, बट अब हम लोगों को बी रेडी रह के प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है। बहुत सोच लिया ये करना है वो करना है, ये नहीं, बस अब हमें करना ही करना है। नाउ गाइज, वी हैव डिस्कस अबाउट टुडेज़ टॉपिक। आर टुडेज़ टॉपिक इज़ रिक्रूटमेंट। जैसे कि आप ये पिक्चर देख के भी समझ रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे पर्सन थे, बस एक पर्टिकुलर पर्सन को ही सेलेक्ट किया गया। मीन्स रिक्रूटमेंट मीन्स बहुत सारे पीपल्स को सेलेक्ट करना फ्रॉम द वेरियस नंबर्स ऑफ पीपल। रिक्रूटमेंट अदर मीन्स आर वी आर हायरिंग, मतलब हम लोग हायर कर रहे हैं किसके लिए? जॉब वैकेंसी। तो हम उसके लिए आपको वेलकम कर रहे हैं, आप हमारे पास आइए और हमें ज्वाइन कीजिए। वो किस में आएगा? रिक्रूटमेंट में। रिक्रूटमेंट मीन्स हायरिंग स्किल्स, मीन्स हायरिंग करना किसी की स्किल, प्रोफाइल, इंटरव्यू, जॉब एप्लीकेशन, कैरियर, कैंडिडेट पोजिशनिंग एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन द रिक्रूटमेंट। देख लीजिए, ये भी पर्सन हमें वही बता रहा है, सेलेक्टिंग द राइट पर्सनल। रिक्रूटमेंट इंक्लूड कैरियर, कैंडिडेट, CV, एम्प्लॉय, करेक्ट स्टेटस, कम्युनिकेशन, सर्च एंड स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉय। सो गाइस, एक्साइटेड? चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज़ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या होता है? Every organization need people with the requisite skills, qualification and experience to deliver outstanding result. Means कोई भी organization होती है ना, वो क्या करती है, उन लोगों को requisite skills चाहिए, qualification चाहिए और experience चाहिए। किस लिए? To deliver outstanding results, मतलब वो outstanding results दे सके। Recruiting becomes a demanding job, requires serious attention on the top management. Means ये क्या करता है? It becomes a demanding job, मतलब वो demanding job देता है and requires
सीरियस अटेंशन फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट। मतलब रिक्रूटमेंट में जो टॉप लेवल, हमारे पास 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है ना, वो सबसे ज़्यादा फोकस करता है रिक्रूटमेंट में। अगर उसके पास अच्छे एम्प्लॉयज़ होंगे ना, तो ही वो अपने गोल्स और उसको अचीव कर पाएगा। हमारे पास बहुत सारी डेफिनेशन है, तो हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। पहली डेफिनेशन क्या है? रिक्रूटमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग एंड एनकरेजिंग ऑफ अ पोटेंशियल एप्लीकेंट्स टू अप्लाई फॉर एग्जिस्टिंग और एंटिसिपेटिंग द जॉब। मतलब इसका मतलब क्या हो गया? रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है फॉर लोकेटिंग एंड एनकरेजिंग द पोटेंशियल ऑफ एप्लीकेंट टू अप्लाई द एग्जिस्टिंग जॉब। इन सिंपल वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं? रिक्रूटमेंट मीन्स हमारे पास बहुत सारे पीपल्स हैं, ऐसे करके हमारे पास बहुत सारे पीपल्स हैं, उसमें से हम लोग किसी एक पर्सन को सेलेक्ट करते हैं फॉर द राइट जॉब के लिए, जो बहुत ज़्यादा स्किल्ड होगा, बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड होगा, और जो उस पोस्ट के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएटली, उस पोस्ट के लिए बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, हम उसको सेलेक्ट करेंगे। Recruitment is defined as the process of searching the prospective employees, stimulating them and to apply for the job in the organization. अब रिक्रूटमेंट के एम्स क्या होते हैं? मतलब हमने रिक्रूटमेंट की डेफिनेशंस तो जान ली, मतलब क्या होता है? पुटिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एम्स क्या होते हैं रिक्रूटमेंट के। रिक्रूटमेंट के फर्स्ट एम क्या होता है? टू अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स हु आर रेडी टू टेक ऑफ द जॉब। मतलब उसका मेन एम क्या होता है? उन लोगों को अट्रैक्ट करना और क्वालिफाइड, जो मतलब उस और उतने क्वालिफाइड पीपल को जो रेडी हो जॉब करने के लिए। ऑफरिंग एनफ इंफॉर्मेशन फॉर अनक्वालिफाइड पर्सन टू सेल्फ सेलेक्ट देमसेल्फ आउट। मतलब जो कैंडिडेट्स उनको इतनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देना जो अनक्वालिफाइड पर्सन होते हैं उनके लिए। क्रिएटिंग पॉजिटिव इमेज ऑफ द फर्म इन सच द वे इवन अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट्स टेंड टू डेवलप पोजीशन एटीट्यूड्स एंड इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स द कंपनी एंड इट्स प्रोडक्ट। इट मीन्स दे आर क्रिएटिंग फॉर अनसक्सेसफुल पीपल के लिए भी हमें ऐसी एप्लीकेशन तैयार करनी है जिससे कि हम उसको एटीट्यूड को कंपनी के सामने और उसके प्रोडक्ट के सामने बहुत अच्छा दिखा सकें। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं रिक्रूटमेंट के, हम लोग वो देखेंगे। इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू अट्रैक्ट द लार्ज नंबर ऑफ क्वालिफाइड और स्किल पीपल टूवर्ड फॉर द वैकेंट जॉब। सर्च फ्रेश टैलेंट फॉर सूटेबल वैकेंट जॉब। मतलब फ्रेश टैलेंट को सर्च करना, पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ को सर्च करना, और टू स्टिमुलेट्स मोर एंड मोर पीपल फॉर अप्लाइंग द वैकेंट जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि जो बहुत सारे पीपल्स होते हैं ना, स्टिमुलेट करते हैं उनको क्या करना, उनको सर्च करना फॉर दिस जॉब के लिए। और इसका एक और है टू डिज़ाइन द एंट्री प्रोसेस थ्रू विच द कॉम्पिटेंट पर्सन एंटर टू फुलफिल द मैन पावर रिक्वायरमेंट। मतलब मैन पावर की जो रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करना। सो नाउ हमें ज़रूरत क्या है रिक्रूटमेंट की? By this process, we have searching the prospectives aim for vacant job in the organization. वैकेंसीज अराइज हो जाती है, इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है क्रिएटिंग अ न्यू पोस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब हम न्यू पोस्ट क्रिएट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ड्यू टू एक्सपेंशन की वजह से, डाइवर्सिफिकेशन की वजह से, वर्कलोड बढ़ जाता है उसकी वजह से, और वैकेंसीज रजिस्ट्रेशन, टर्मिनेशन, जो हमारे पुराने एम्प्लॉय होते हैं, न्यू एम्प्लॉयज़ आते हैं, कोई किसी को टर्मिनेट कर दिया जाता है, किसी का रिटायरमेंट हो जाता है, तो भी हमें रिक्रूटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब हम देखने वाले हैं सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। मतलब कि सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होते हैं, मतलब किन सोर्स से हम लोग रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। वो हमारे पास व्हाट इज सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट? हमारे पास 2 टाइप्स के सोर्सेज होते हैं, इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज। अब इंटरनल सोर्सेज क्या होते हैं? इंटरनल सोर्सेज मतलब जो हम लोग ऑफिस के अंदर से ही या कहीं भी अंदर से, और एक्सटर्नल मतलब हम लोग आउटवर्ड से करवाते हैं। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। पहली बात, इंटरनल सोर्सेज को हम लोग समझते हैं कि इंटरनल सोर्सेज होते क्या हैं। इंटरनल सोर्सेज मतलब
Internal sources are, wait a second guys, it is all. Internal sources means they are those sources in which person who are already working in an organization constitutes. मतलब internal sources में हम लोग किसको include करते हैं, जो मतलब already हमारे work कर रहे हैं हमारे लिए, वो उनको हम लोग किस में लाएंगे, internal sources में. इसमें क्या आएगा, रिट्रेंच एम्प्लॉयज़, इसमें रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को ले सकते हैं. डिपेंडेंट वर्कर मे बी द इंस्टीट्यूट फॉर द इंटरनल एनवायरनमेंट वॉट एवर एनी वैकेंसी अराइज समवेयर विद इन द फर्म. ऑर्गेनाइजेशन इज अपग्रेडेड एंड ट्रांसफर्ड एंड some are promoted और demoted is are known as internal sources. मतलब कुछ को प्रमोशन दिया जाता है, कुछ को डिमोट कर दिया जाता है, तो ये इंटरनल सोर्सेज होते हैं. अब हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. हमारे पास 2 होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल. इंटरनल सोर्सेज में हम लोग इंक्लूड करेंगे प्रमोशन, ट्रांसफ़र, अपग्रेडिंग, डीमोशन, रिटायर्ड एम्प्लॉयज़, रिट्रेंचमेंट एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय रेफरेंस, डिपेंडेंट्स एंड रिलेटिव्स और डिकेड एम्प्लॉय. और जबकि एक्सटर्नल में हम लोग लेते हैं एडवर्टाइजमेंट कराना, कैंपस से रिक्रूटमेंट लेना, प्लेसमेंट एजेंसीज़ की हेल्प लेना, आउटसोर्सेज और कंसल्टेंसी की हेल्प लेना, अनएम्प्लॉयड एक्सचेंजेस, लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स, अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट थ्रू वेबसाइट by conducting walk-in interview are included in external recruitment. देखते हैं हम लोग हमारे पास हम मेजरली किन किन इंटरनल सोर्सेज को डिस्कस करने वाले हैं. प्रमोशन, ट्रांसफ़र, ट्रेनीज, इनफॉर्मल सर्च, एक्सटेंशन ऑफ द सर्विसेज, लैंड सर्विसेज एंड इंटरनल एडवाइस. प्रमोशन मीन्स किसी को प्रमोट कर देना, ट्रांसफ़र हो जाना, ट्रेनीज़ को हम लोग उसको ले लेना, इनफॉर्मल सर्च से ले लेना, एक्सटेंशन ऑफ सर्विसेज मतलब किसी की सर्विस थी 60 ईयर्स उनको 2 ईयर्स बढ़ा दी, जैसे लेंथ ऑफ सर्विसेज एंड इंटरनल एडवर्टाइजमेंट. हम लोग देखेंगे मेरिट्स क्या होती है इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की. इसकी फर्स्ट मेरिट क्या होती है, कैपेबिलिटी और परफॉर्मेंस को इन लोगों को पहले से ही पता होता है एम्प्लॉय की. सेकेंड एज द मतलब एम्प्लॉय पहले से ही फैमिलियर होता है और उसको पता होता है कि मतलब उसको क्या वर्क करना है. सो टाइम जो उसको ट्रेनिंग का टाइम होता है ना वो बच जाता है. फिर आती है पॉलिसी ऑफ रेफरिंग पीपल, मतलब जो होता है ना कि पीपल्स को रेफ़र करते हैं फॉर मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ ऑन द प्रमोशन, तो ये एक मोटिवेशन का भी वे बन जाता है. फिर क्या आता है कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, मतलब कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है. Cost of recruitment internal candidates is minimized as more expenses are incurred on advertisement, मतलब एडवर्टाइजमेंट पे ज़्यादा खर्च किया जाता है. अब डीमेरिट्स क्या होती है इसकी, मतलब ऑप्शन इज़ लिमिटेड इन द लोकेटिंग राइट टैलेंट, मतलब इसके पास ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं. इट डिस्करेजेस एंट्री ऑफ टैलेंटेड एंड पीपल अवेलेबल आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब ये जो मतलब इंटरनल रिक्रूटमेंट में क्या होता है, हमारे पास फ्रेश टैलेंट नहीं आ पाता है, मतलब हमारे पास जो भी होता है हमें उसी से ही काम चलाना पड़ता है. प्रमोशन इज़ बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ सर्विसेज रेदर देन कैंडिडेट मे बी डीमोटिवेटेड और एफिशिएंट कैंडिडेट्स. मतलब ये प्रमोशन किसके ऊपर बेस्ड होता है, लेंथ ऑफ सर्विसेज, मतलब लेंथ ऑफ सर्विसेज, जिससे कि क्या होता है मेरिट में भी डीमोटिवेटेड. फिर रिक्रूटमेंट फ्रॉम विद मे बी लीड इन फाइटिंग अमंग्स एम्प्लॉयज एस्पायरिंग फॉर द लिमिटेड हायर लेवल ऑफ पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. अब हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज़ एक्सटर्नल सोर्सेज. एक्सटर्नल सोर्सेज क्या होता है, एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन अदर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोई भी दूसरा ऑर्गेनाइजेशन में कोई वर्क कर रहा है उनको हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लाना. जॉब एस्पिरेंट रजिस्टर्ड विद द एम्प्लॉय एक्सचेंज, मतलब जो एम्प्लॉयज़ रजिस्टर्ड होते हैं एम्प्लॉय एक्सचेंज में उनको मोटिवेशन देना. स्टूडेंट्स आर फ्रॉम रेप्यूटेड, मतलब ये हो गया कैंपस रिक्रूटमेंट. रेफर्ड फ्रॉम यूनियन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, फॉरवर्ड सर्च फॉर्म्स और कॉन्ट्रैक्टर, ये होती वो एजेंसीज़ के थ्रू लेना जो अपना डिपॉजिट्स करवाते हैं अपना रिज्यूमे और एक्सेट्रा थिंग्स. अब हम देखते हैं मेरिट्स क्या एक्सटर्नल सोर्सेज की, मेरिट्स को हम डिस्कस करते हैं. ये क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन एज अ वाइड चॉइस, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारे कैंडिडेट्स आते हैं, बहुत सारे इतने सारे मतलब थाउजेंड्स में कैंडिडेट्स आते हैं, उसमें से वो राइट कैंडिडेट को चूज़ कर सके. फ्रीडम टू सेलेक्ट फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ पूल, ये भी वही मतलब है. इम्प्रूव द नॉलेज एंड स्किल ऑफ अपग्रेडेशन फ्रॉम एक्सटर्नल इनपुट्स.
इट्स हेल्प इन मोटिवेशन ऑफ इंटरनल एम्प्लॉयज़, मतलब ये क्या करता है, मोटिवेट करता है इंटरनल एम्प्लॉयज़ को। कैंडिडेट विद द सिक्स फॉर ग्रोइंग लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज टैलेंटेड पीपल ज्वाइन द रैंक्स, मतलब टैलेंटेड पीपल ज्वाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। इसकी डीमेरिट क्या है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, ये टाइम कंज्यूमिंग है, it takes a lot of advertisement screen and demotive existing employees feel that they are services not been recognized by the organization। इससे demotivate हो जाते हैं कुछ लोग कि उनको मतलब उनको सर्विसेज पसंद नहीं आए ऑर्गेनाइजेशन में, एक्सेट्रा थिंग्स आर हैपन। और अनसर्टेनिटी इन हायरिंग द सर्विस ऑफ सूटेबल कैंडिडेट्स, मतलब अनसर्टेनिटी हो जाती है कि वो ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, उनकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है ये सब चीज़। अब हम देखेंगे कि हम क्या प्रोसीजर यूज़ करते हैं किसी पर्सन को रिक्रूट करने के लिए, मतलब जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग आते हैं ना, तो हम किस प्रोसेस को यूज़ करते हैं रिक्रूटमेंट करने के लिए। सो अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव फॉरवर्ड करते हैं। क्या हुआ, ये देखो हमारे पास वो प्रोसेस है, पहले जॉब वैकेंसी आएगी, फिर हम उस जॉब को एनालाइज करेंगे, फिर उसकी तरफ मतलब कैंडिडेट्स अट्रैक्ट होंगे, फिर स्क्रीन एप्लीकेंट्स आएंगे, फिर इंटरव्यू होगा, फिर सेलेक्शन और अपॉइंटमेंट होगा, फिर इसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, फिर एम्प्लॉय का इवैल्यूएशन होगा। तो ये सब क्या एक स्टेप के प्रोसेस है। हम इसमें मेजरली ये वाला प्रोसेस को हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले रिक्वेजिशन होता है, फिर एडवर्टाइजमेंट होता है, फिर ब्लैंक एप्लीकेशन रिटर्न होती है, फिर ट्रेड टेस्ट होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, इंटरव्यू लिया जाता है, मेडिकल टेस्ट होता है कि मतलब एम्प्लॉय फिट है या नहीं है, फिर उसमें ऑन द जॉब टेस्ट होता है, और फिर उसमें उसको फाइनली सिलेक्शन दिया जाता है। सो अब हम लोग इसको एकदम डीप से पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ये सब होता है। वेट अ सेकेंड गाइस, स्क्रीन फर्स्ट देखो। अब हम देखते हैं रिक्वेजिशन। रिक्वेजिशन क्या होता है, इट इज़ अ, ये क्या होता है, पहला स्टेप है और फॉर्मल स्टेप है रिक्रूटमेंट में। इसका मतलब क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ वर्कर डन बाय द सुपरवाइजर हुज डिपार्टमेंट एंड वैकेंसी आज अराइव क्लियरली वर्कर नंबर अराइव शुड बी कंप्लीट फॉर द रिलेटिव। मतलब इसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, तो हर डिपार्टमेंट्स को क्लियरली पूछा जाता है कि आपको कितने नंबर ऑफ पीपल चाहिए आपके वर्किंग के लिए, जिससे आपकी वर्किंग स्मूथ हो सके, और कंपनी में कितनी ज़रूरत है। ठीक है, मतलब इसमें होता है कि मतलब सुपरवाइज़र एक को अटेंड किया जाता है और उसको ये काम दिया जाता है कि वो जाए और वो देखे कि कहाँ पे, मतलब उनसे पूछे कि कहाँ पे कितने वर्कर्स की ज़रूरत है उन ऑर्गेनाइजेशन में। अब हम लोग सेकंड स्टेप देखेंगे। सेकंड स्टेप क्या है, ये क्या होता है, दिस इज़ द सेकंड स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। इसमें क्या होता है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के बाद जब एक्सचेंज, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को वैकेंसीज़ के लिए जब वो न्यूज़पेपर्स में और देते हैं ना, मतलब ऐड देते हैं, सेंडिंग एप्लीकेशन फॉर द टैब समवेयर सोर्सेज ऑफ लेबर ऑन द रिसेप्शन ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम द कैंडिडेट। जब उनको एप्लीकेशन मिलती है ना कैंडिडेट्स से, तब क्या होता है, फिर कैंडिडेट्स हु आर क्वालिफाइड फॉर द जॉब प्रिपेयर फॉर द लिस्ट ऑफ एलिजिबल फॉर द जॉब। मतलब एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है, वेट अ सेकेंड मैं आपको क्लियर करके बताती हूँ। मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ क्या ना, हम लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस को और एडवर्टाइजमेंट वैकेंसीज़ को हमारे जैसे कंपनी में और या जॉब है तो हम लोग उन पे एडवर्टाइजमेंट देते हैं, तो उस एडवर्टाइजमेंट को देके बहुत सारे पीपल अट्रैक्ट होते हैं। फिर अट्रैक्ट होने के बाद वो हमारे पास रिज्यूम्स अपने जमा करवाते हैं, तो उनमें से हम लोग जो भी क्वालिफाइड पीपल होता है ना, वही हमारे पास जॉब के लिए आ पाते हैं। तो इससे हमारा एक तरह से टाइम सेव हो जाता है। फिर थर्ड स्टेप क्या हो जाता है हमारा, ब्लैंक एप्लीकेशन। इट इज़ द थर्ड प्रोसेस ऑफ इट इज थर्ड स्टेप। इसमें क्या होता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एप्लीकेशंस होती है, जिससे कि क्या होता है, आइडेंटिफाई द मेन कॉम्पिटेंसी स्पीड्स दैट रूल एप्लीकेशन कैन बी शॉर्टनड टू इंक्लूड अ लिमिटेड नंबर ऑफ कॉम्पिटेंसी डिपेंडिंग ऑन द वैकेंसीज। मतलब इट मस्ट बी से कि इसमें जो हमारे पास क्या होती है, इसमें एप्लीकेशन को है ना शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है, मतलब कि हाँ ये सही है, इसमें क्या कमी है, जैसे किसी की एजुकेशन कंप्लीट नहीं होगी, किसी के क्या होगा, किसी को वर्क एक्सपीरियंस नहीं होगा, जैसे इसमें
एप्लीकेशन को शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है। इसमें क्या होता है, द प्रैक्टिस फॉर आस्किंग फॉर कम फॉर इंटरव्यू, मतलब जो बचे हुए कैंडिडेट्स होते हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और उनको जो ब्लैंक पेपर होता है उनको फिलिंग दिया, उसमें क्या, उसमें फेयर अपॉर्चुनिटी होती है टू फिल इन दे कैन राइट डाउन देयर आंसर्स विदाउट एनी हेजिटेशन एंड फेयर, मतलब उनको एक क्वेश्चन पेपर्स दिया जाता है जिसमें वो अपने आंसर्स को लिख सकते हैं बिना किसी डर के और बिना किसी हिचकिचाहट के। नाउ ट्रेड टेस्ट, हम उनका ट्रेड टेस्ट लेते हैं। ट्रेड टेस्ट में क्या होता है, ये क्या है, ये 4th स्टेप है इसके प्रोसेस में। तो ये क्या होता है, ये टेक्निकल वर्क होता है। इसका एग्जांपल क्या होगा, रिक्रूटमेंट ऑफ स्टेनोग्राफर, मतलब स्टेनोग्राफर क्या होता है आपको पता है, एक जो होता है ना टाइपराइटर चलाता है वो, तो है ना, अगर हमने किसी स्टेनोग्राफर का में रिक्रूटमेंट कराते हैं तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग उसकी स्पीड को चेक करेंगे कि वो कितना डिक्टेशन स्पीड को टाइप कर सकता है, कितना जल्दी बोल सकता है और कितना जल्दी टाइप कर सकता है। तो ये किस में आ जाएगा, ये एक तरह का एग्जाम्पल है ट्रेड टेस्ट का। नाउ वी हैव साइकोलॉजिकल टेस्ट, ये क्या है, 5th स्टेप है। इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो डिफरेंट आए हुए होते हैं ना, उसको साइकोलॉजिकली डिवाइस को सर्टेन टेस्ट करते हैं। ये क्या होता है, ये इंडिविजुअल एप्लीकेंट के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, द एप्लीकेंट टास्क इज रिप्रेजेंटेड ऑफ जॉब हिज हैज़ बीन कंसिडर द परफॉर्मेंस फॉर द इवेल्युएटेड ऑफ द कैंडिडेट्स। नाउ वी हैव इंटरव्यूइंग, मतलब जब वो कोई 5th स्टेप को पास कर लेता है तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, 6th स्टेप। 6th स्टेप क्या होता है, इंटरव्यूइंग, मतलब हम लोग उसका इंटरव्यू लेते हैं। इसमें क्या होता है, उसको इनवाइट किया जाता है इंटरव्यू के लिए और कैंडिडेट्स को हम लोग और हमारी जो एडवाइजरी अथॉरिटी होती है उनको अरेंजमेंट दिया जाता है ड्यूरिंग द, उनको बेसिक चीज़ें पूछे बट उनको कंफ्यूज ना कर दे। ये एकदम फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में कंडक्ट किया जाता है और इनफैक्ट ये क्या होता है, कंसेंट टू एनी टूल ऑफ सिलेक्शन, इसका मतलब उसको एकदम क्वेश्चन आंसर्स किया जाता है, मतलब पूछा जाता है कि आपका क्या ओपिनियन होता है, बट एकदम फ्रेंडली तरीके से। नाउ वी हैव अ 7th स्टेप, दैट इज मेडिकल टेस्ट। इट इज़ द 7th स्टेप ऑफ द प्रोसेस। इनमें क्या होता है, इसमें ऐसे वर्कर्स, इसके बेसिस पे हम लोग वर्कर्स को सेलेक्ट करते हैं बिकॉज अ पर्सन ऑफ पुअर हेल्थ, मतलब किसी की हेल्थ कमज़ोर होगी तो क्या होगा, वो ऑफिस ही नहीं आएगा और जो उसको ट्रेनिंग दी हुई होगी ना, इट मे बी गो वेस्ट एंड डिजीज़ मे बी स्प्रेड फॉर द अमंग वर्कर्स। देखो जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, अभी कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, सभी की थर्मल स्क्रीनिंग करते हैं। क्यों करते हैं, और हम लोग उनको सैनिटाइज़र प्रोवाइड करवाते हैं। क्यों करते हैं, जैसे कि उनको किसी वर्कर्स पे मतलब फैले नहीं, तो इसलिए हम लोग अगर कोई अनवेल होगा तो हम लोग उसको हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आने ही नहीं देंगे। उनको क्या बोलेंगे, आप घर पे रहिए और रेस्ट कीजिए। तो वो किस में आएगा, मेडिकल टेस्ट में। और मतलब क्या होगा, जिसकी हेल्थ अच्छी होगी वो वर्क अच्छे से कर सकता है, जिसकी हेल्थ पुअर होगी वो ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएगा। फिर क्या होगा, ऑन द जॉब टेस्ट, मतलब उनका ऑन द जॉब पे टेस्ट लिया गया। ये क्या, जब कोई मेडिकल टेस्ट को पास कर लेगा तब उसको 8 स्टेप पास करना पड़ेगा, जिसमें क्या होगा, उसके रिजल्ट को, उसको टेस्ट शीट कैंडिडेट विल फाइनली सेलेक्टेड, अगर वो फाइनली सेलेक्ट हो जाता है और जब तक उसको परमानेंट बेसिस पे सेलेक्ट नहीं किया जाता, इट इज़ बेटर टू ट्राई हिम आउट फॉर द फ्यू वीक्स इन द फैक्ट्री इन सेल्फ। तो उसको खुद को ही एक दिया जाता है कि उसको पहले फैक्ट्री में ऑब्जर्व किया जाता है कुछ वीक के लिए। फिर 9th स्टेप क्या है, ये लास्ट स्टेप है। जब एम्प्लॉय को लगता है कि वो वर्क कर सकता है, ऑब्जर्व इन कंट्री फॉर द वर्क, इट इज़ नोन एज कैन डू दिस जॉब प्रॉपरली। जब उसको लगता है वो जॉब प्रॉपरली कर सकता है, देन आफ्टर द ट्रायल फॉर द फ्यू वीक्स दैट पर्सन इज कंसर्न शुड बी ट्रीटेड एज फाइनली सेलेक्टेड। मतलब अगर वो वर्क अच्छे से कर लेता है तो हम लोग उसको फाइनली सेलेक्ट कर लेते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। सो गाइज, आज हमने रिक्रूटमेंट देखा, रिक्रूटमेंट की नीड देखी, ऑब्जेक्टिव्स देखे, एम्स देखे और हमने उसके 8 स्टेप देखे, जिसमें जो होता है रिक्वेजिशन से स्टार्ट होता है और जो लास्ट फाइनल सिलेक्शन पर ख़त्म होते हैं। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और अगर आप कोई और वीडियो चाहते हैं या मेरे को कहीं पे भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है आपको लगता है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करके बताइए।
आप मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और गाइज अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ऐसे नीचे एक रेड कलर का बटन है, इसको जल्दी से जाके ग्रे कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस गाइज, और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस गाइज। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हंसता हुआ चेहरा कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होता है। सो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने आप को और अपने मम्मी पापा को प्राउड करवाते रहिएगा, और हमें JRF लाना ही लाना है इस बार, और अपने मम्मा पापा को प्राउड करवाना है। सो थैंक यू सो मच गाइज। जब तक के लिए बाय। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।